नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज स्पेशल क्लास लेके आया हूं राजस्थान जीके की। सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही मैं आप लोगों को इस क्लास में कितने प्रश्न करवाऊंगा, मैं 40 प्रश्न करवाऊंगा राजस्थान जीके के। ओनली राजस्थान जीके के 40 प्रश्न करवाने वाला हूं इस क्लास में। और एक और ऑफर है जो कि अभी निकला हुआ है, आपको बताया, जो अपने 4th क्लास की वैकेंसी है उसी की जो है टेस्ट सीरीज निकाली हुई है हमने मात्र 149 रुपये में। वैसे तो इसकी एक्चुअल प्राइस है 1000 रुपये, परंतु अभी 1000 रुपये में से ऑफ कर रखा है और ये टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपये में मिल रही है। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है 200 टेस्ट पेपर है इसमें, टॉपिक वाइज प्लस फुल लेंथ टेस्ट पेपर है। जिनको लेना है डिस्क्रिप्शन में से एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और इस टेस्ट सीरीज को तुरंत पालो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब क्लास को शुरू करेंगे और इस प्रकार का ये शानदार अभी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। चलो दोस्तों शुरुआत करें। लीजिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। बर्ली शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कि बर्ली का जो शिलालेख है जो कि अशोक के काल से भी पूर्व का माना जाता है, कहाँ पे प्राप्त हुआ है बताइए। तो जवाब हो जाएगा आप सभी का कि अजमेर जिले में प्राप्त हुआ है। आपको याद रखना है कौन सा शिलालेख, बर्ली का शिलालेख, या इसको बर्ली के शिलालेख को क्या बोलते हैं, बर्ली का शिलालेख भी बोलते हैं, बर्ली का शिलालेख भी बोलते हैं, ठीक है। रख लोगे याद, इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और यह अशोक से भी पहले का है, आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और बहुत बार क्वेश्चन ये से आ जाए कि शिलालेख जो होते हैं ना, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन कभी भविष्य में आ जाए तो याद रखना एपियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपियोग्राफी बोलते हैं शिलालेख के अध्ययनों को। चलिएगा, ये रहा अगला प्रश्न। जयपुर के शासक जय सिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किसने दी थी। तो आपको बताना है कि जो जय सिंह सेकंड थे जयपुर के शासक, इनको सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई। तो सवाई की उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि जय सिंह को जो सवाई की उपाधि दी थी वो औरंगजेब ने दी थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इनको दोस्तों सवाई की उपाधि दी थी। और जबकि सवाई जय सिंह को दोस्तों राज राजेश्वर की उपाधि भी दी थी। किसकी उपाधि, राज राजेश्वर की। ये उपाधि किसने दी थी, तो मोहम्मद शाह ने दोस्तों इनको राज राजेश्वर की उपाधि भी दी थी। क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, जय सिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने और राज राजेश्वर की उपाधि दी थी मोहम्मद शाह ने। दोनों बात इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पर मान लो 2019 लिख के ना आए तो ऐसे भी कुछ और आ जाए, तो एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो। वर्ष 2019 में राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में बड़ी तादाद में यहाँ पर पक्षियों की क्या हो गई थी मित्रों, मृत्यु हो गई थी। और आपने देखा होगा कि समाचारों में रहा था ये मामला, बड़ा मामला इस समाचारों में था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है पक्षियों की मृत्यु हो रही थी। इसी कारण ये जो है बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था। अब ये कौन सी झील थी, कौन सी जगह थी, आपको बताना है। तो आपको बता दूं ये सांबर झील थी। कौन सी, सांबर झील थी। यहाँ पर पक्षियों की बड़ी तादाद में मृत्यु हो रही थी और समाचारों में भी सुर्खियां बटोर रहा था ये उस समय। कौन सा पक्षी था, राजहंस पक्षी। कौन सा, राजहंस पक्षी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात है। आपको बताना है केंद्र और राज्य का अनुपात किसमें, मरु विकास कार्यक्रम में। किसमें, मरु विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 से। तो आपको बताना है केंद्र और राज्य का अनुपात। चलो बताओ, सभी विद्यार्थी बताएंगे इसका जवाब। जवाब हो जाएगा कि केंद्र का 75% और राजस्थान का 25%। तो 75-25% का रेशियो है मरु विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 से हुई थी। ये आपको याद रखना है। और लगभग ये 16, 17, 18 जिलों में चल रहा है दोस्तों। इसकी शुरुआत तो कब से हुई थी आपसे पूछ ले, मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 से शुरुआत हुई थी,
ठीक है ना। परंतु जो 1 अप्रैल 1999 से इसके जो वित्तीय सहयोग है ना वो 75-25 का चल रहा है 1999 से, और उससे पहले इसकी जो सहायता मिलती थी वो पूरी की पूरी केंद्र से मिलती थी। 1977-78 से 100% दोस्तों केंद्र से इसकी मिलती थी, परंतु बाद में जब 1 अप्रैल 1999 से इसको बदल दिया और 75-25 कर दिया। ये बात याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से याद रखना 1 अप्रैल 1999 से चालू नहीं हुआ ये कार्यक्रम, ये चालू हुआ था 1977-78 में। कब? 1977-78 में। रख लोगे याद या फिर गलती करोगे? नहीं करना है गलती। तो क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है कि मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1977-78। ये भी याद रखना, रेशियो याद रखना, शुरुआत में रेशियो कितना था? 100% था पूरा का पूरा। तो ये सब पूरा का पूरा याद रखना है। ये रहा अगला प्यारा सा प्रश्न। राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। यानी कि आपको ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताना है जिन्होंने मुख्यमंत्री भी बने और राज्यपाल भी बने। बताओ, चलिए बताइए भाई फटाफट। तो आपको बता दूं मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, उसके अलावा शिवचरण माथुर थे और जगन्नाथ पहाड़िया थे। ये तीनों थे, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया। और जबकि हीरालाल देवपुरा इन्होंने राज्यपाल के रूप में काम नहीं किया, आपको याद रखना है। रख लोगे? ये केवल मुख्यमंत्री रहे थे, और वो भी मुख्यमंत्री कितने दिन के लिए? 16 दिन के लिए। सबसे कम मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसका था? क्वेश्चन आ जाए तो हीरालाल देवपुरा है, मात्र 16 दिन ये कार्यभार संभाला था सबसे कम अवधि के लिए। ठीक है मित्रों, ये राज्यपाल भी नहीं थे। जबकि मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री भी थे और राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा दोस्तों, प्रश्न आपके लोगों के लिए ये रहा। 21 जून को सूर्य राजस्थान के जिले में लंबवत चमकता है, 90 डिग्री पर चमकता है। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो कहाँ चमकता है? बांसवाड़ा में लंबवत चमकता है। तो 21 जून को सूर्य राजस्थान में कहाँ पर लंबवत चमकता है? तो याद रखना बांसवाड़ा में लंबवत चमकता है। सबसे खतरनाक चमकदार होता है उस दिन। रख लोगे याद। आपको पता है राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर के गुजरती है। रख लोगे याद। चलिएगा मित्रों, प्रश्न है अगला आप लोगों के लिए ये रहा। ये प्रश्न बहुत बार करवा चुका हूं मैं, करवाया कि नहीं करवाया? अभी ये आज तीसरी क्लास है, लगातार 3 दिन से इस क्लास को इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? बताओ करवाया कि नहीं करवाया। अब तो यार बोलोगे कि सर क्वेश्चन शानदार करवा रहे हो आप, कमेंट कर सकते हो आप। मैंने कल भी बताया था कि 4 चौमा का जो शिवालय है ना ये गुर्जर प्रतिहार कालीन नहीं है। परसों बताया था कि ये गुर्जर प्रतिहार कालीन नहीं है। तो भाई साहब ये नहीं है, और ये कहाँ पर है? कोटा में। दूसरी बात ये भी याद रख लेना, जबकि गोट मांगलोद का दधी माता मंदिर ये भी गुर्जर प्रतिहार कालीन है। किराड़ो का सोमेश्वर मंदिर ये भी है, ओसिया का सूर्य मंदिर ये भी है, परंतु 4 चौमा का शिवालय नहीं है, कतई नहीं है भाई, है ना। गलती से सोच रहे हो तो नहीं है। ये कौन सा है? तो फिर सर ये है गुप्तकालीन। क्या है? गुप्तकालीन। सबसे प्राचीन गुप्तकालीन मंदिर है ये, नागर शैली में निर्मित है। इतनी बात इसके बारे में याद रख सकते हो। गुप्तकालीन है ये, गुर्जर प्रतिहार नहीं है। गुप्तकालीन और गुर्जर प्रतिहार में अंतर है। अगला प्रश्न, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? चौहान वंश के संस्थापक सहसमल, कौन सा मल? सहसमल की राजधानी क्या थी? तो आपको याद रखना है सिरोही थी। क्या थी? सिरोही थी। इन्होंने शिवपुरी से 2 मील आगे 1425 में सिरोही की स्थापना की थी। आपको याद रखना है चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी थी सिरोही। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए लीजिएगा मित्रों, ये रहा प्रश्न है आपके लिए। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना है? यानी कि आपको बताना है कि केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना है PMKSY में। बताओ। जवाब होगा आपका 60-40 का रेशियो है। कितना का? 60-40 का अनुपात है। केंद्र का 60, राज्य का 40 PMKSY योजना में। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा।
आपको बताना है, इधर मिट्टी दे रखी है, इधर जिला दे रखा है, जो सुमेलित नहीं है वो अपन को बताना है। चलो बताओ, आपको पता है मध्यम काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, हाड़ौती में मिलती है, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में। लाल लोमी मृदा आपको पता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा इस साइड के एरिया में देखने को मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है बिल्कुल। उसके अलावा भूरी रेतीली कच्छारी मृदा आपके अलवर, भरतपुर इन क्षेत्रों में मिलती है। भूरी रेतीली कच्छारी मृदा की बात कर रहा हूँ, रेतीली मृदा की बात नहीं कर रहा हूँ, भूरी रेतीली कच्छारी मृदा की बात कर रहा हूँ, अलवर भरतपुर की साइड में मिलती है। जबकि लाल और पीली मृदा झालावाड़, कोटा में नहीं मिलती है। तो लाल और पीली मिट्टी यहाँ नहीं मिलती है तो कहाँ मिलती है? तो लाल और पीली मिट्टी मिलती है बनास बेसिन के क्षेत्र में, बनास बेसिन में मिलती है, आपको याद रखना है। बनास बेसिन में मिलती है लाल पीली मृदा, ना कि हाड़ौती में। अगला प्रश्न आपके लिए, 1998 में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहाँ है? तो दोस्तों 1908 में स्थापित किया गया था राजपुताना म्यूजियम। कौन सा म्यूजियम? राजपुताना म्यूजियम। ये कहाँ है? तो राजपुताना म्यूजियम है अजमेर है। बहुत सारे बच्चे जयपुर लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा, उदयपुर लगाओगे तो भी गलत है। मुझे पता है चित्तौड़ तो आप लगाओगे नहीं, इतने तो समझदार हो आप सारे के सारे, परंतु गलती से जयपुर और उदयपुर में जरूर आपका निशाना हो सकता है, और निशाना होगा तो आपका एक नंबर चूक गया और माइनस मार्किंग और हो जाएगी। ऐसे नहीं करना है, याद रखना है अच्छे से। राजपुताना म्यूजियम कटा है, 1908 में स्थापित किया था। कहाँ है? अजमेर में है भाई। कहाँ पर है? अजमेर में राजपुताना म्यूजियम, जिसकी स्थापना 19 अक्टूबर 1908 को की गई थी। आपको याद रखना है, अजमेर नगर के दोस्तों मध्य में मेगचीन के नाम से विख्यात प्राचीन दुर्ग की गई थी, जिसे मुगल काल का अकबर का किला भी कहते हैं। इतनी बातें आप लोग याद रख लेना, रख लोगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये लीजिए अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? आपको पता है राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना की गई है, और ये स्थापना कटा की गई है, तो ये की गई है नसीराबाद अजमेर में। नसीराबाद अजमेर में की गई राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में। वर्ष कब की गई थी? 1818 यानी कि 1818 में की गई थी, आपको याद रखना है। और वर्तमान में राजस्थान में स्थापित नसीराबाद एकमात्र छावनी बोर्ड है जो कि अजमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, 2002-2003 में राजस्थान में कितने जिले सूखे से प्रभावित थे? तो आपको बताना है कि वर्ष 2002-2003 में दोस्तों कितने जिले थे जो सूखे से प्रभावित थे। उस समय आपको पता है 32 जिले हुआ करते थे, और 32 के 32 जिले ही क्या थे? सूखे से प्रभावित थे। सदी की सबसे भीषण सूखे का सामना करना पड़ा था, आप लोगों को याद रखना था। ठीक है, रख लोगे याद। चलिए भाई, और वर्ष 2016 में बता दूं आपको 33 जिले से, जिनमें से 19 जिलों में अकाल पड़ा था। 2016 में भी 2016 में पूछ ले तो आपको बताना है कि 33 जिलों में से 19 जिलों में अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवियत्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था। अब देखो उस समय एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे भाई, देखो मुख्यमंत्री तक लोग जो है इस्तीफा दे दिया करते थे, और आज के समय में आप देखो इतने मतलब बुरी मानसिकता वाले मंत्री विधायक हो गए ना अपने देश में, जो चाहे कितनी बुरी से बुरी टिप्पणी कर दे, कितना खतरनाक अश्लील बयान दे दे, परंतु ये लोग आजकल इस्तीफा छोड़ो, आजकल माफी तक मांगने को राजी नहीं होते जल्दी से। एक तो आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक चर्चा बनी हुई है, एमपी के एक मंत्री जी है शाह नाम से, है ना, उन्होंने अपने देश की सेना के बारे में, सेना की महिला के बारे में, ठीक है दोस्तों, क्या बताऊं, इतना घटिया बयान दिया है ना जिसकी शायद कल्पना कोई दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता। और अब तक भी उस विधायक का न तो इस्तीफा मिला है, ना कोई पार्टी से निकाला है, ना कोई मतलब है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को अपने समाज में रहने का अधिकार तो नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी हम सपोर्ट नहीं करते। ऐसे लोगों को त्याग पत्र दे देना चाहिए तुरंत। गलती हो गई कोई बात नहीं है, गलती स्वीकार करते हुए खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैं इस्तीफा स्वीकार करो, मेरा खुद को देना चाहिए। पहले भी तो मुख्यमंत्री हुआ करते थे भाई,
विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे दोस्तों, दिल जीत लिया करते थे। देखो यहां पर एक मुख्यमंत्री, केवल इन्होंने एक कवियत्री हुआ करती थी महादेवी वर्मा जी, उनके बारे में गलत टिप्पणी हो गई थी इनसे, इन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। भाई क्या कर दिया? तुरंत इस्तीफा दे दिया। कब दिया था इस्तीफा? 10 जनवरी 1981 में। कौन थे वह? कौन विधायक थे? बताओ फटाफट। जगन्नाथ पाड़िया। तो जगन्नाथ पाड़िया थे दोस्तों, इन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। और कौन से मंच की मामला है ये? रविंद्र मंच। यहां पर सम्मेलन उम्मेलन चल रहा था, उस समय की बात है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रागड़ी किस बोली की उपबोली है? रागड़ी किस बोली की उपबोली है? बताओ, रागड़ी किस बोली की उपबोली है? चलाए बताइए फटाफट से। रागड़ी किस बोली की उपबोली है? भाई बताओ फटाफट, जल्दी से कमेंट आना चाहिए। तो मालवी की उपबोली है रागड़ी। रागड़ी मालवी, कैसे याद रखो? रागड़ी मालवी, रागड़ी मालवी 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएगा। रागड़ी किस बोली की उपबोली है? मालवी की उपबोली है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से गलत युग्म की आपको पहचान करना है, बताइए। प्रजामंडल दे रखा है एक साइड में, एक साइड में उसके स्थापना वाले अध्यक्ष वगैरह दे रखे हैं, बताओ फटाफट। तो आपको पता है करौली के प्रजामंडल, इसके संस्थापक कौन थे? त्रिलोक चंद्र माथुर। झालावाड़ प्रजामंडल के मांगीलाल भव्य। मेवाड़ प्रजामंडल के बलवंत सिंह अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हो गया करौली के त्रिलोक चंद्र माथुर, मेवाड़ के बलवंत सिंह मेहता, झालावाड़ के मांगीलाल भव्य। अब बीकानेर के कैसे याद रखोगे? सर बीकानेर के तो है नहीं हरिनारायण, ये तो दोस्तों अलवर के लगते हैं। हरिनारायण शर्मा कहाँ के? अलवर के हैं, है कि नहीं भाई? है ना, हरिनारायण शर्मा अलवर की। अब कैसे याद रखोगे बीकानेर को? कैसे? मेरी साथ ट्रिक याद करो, करोगे सब? लिख लो ट्रिक, लिख सके तो। बीकानेर का मग्गा, क्या भाई साहब? बीकानेर का मग्गा कलकत्ता में मिलता है। कहां मिलता है? बीकानेर का मग्गा है जो कलकत्ता में मिलता है, अपने राजस्थान में नहीं मिलता। बीकानेर का मग्गा कलकत्ता में मिलता है। कितने रुपए का मिलता है? बहुत सस्ता मिलता है। कितने का? 36 रुपए का मिलता है। कैसे याद हो गया? बीकानेर के स्थापना की थी मग्गा राम जी ने। कहां की थी? कलकत्ता में की थी। कब की थी? 1936 में की थी। 36 रुपए का मग्गा रख लोगे याद। ये गलत दे रखा है, हरिनारायण शर्मा अलवर के हैं, ना कि बीकानेर के। अगला प्रश्न भाई, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? जवाब हो जाएगा बीकानेर के राजा ने। कब किए थे? 7 अगस्त 1947 को। 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले इन्होंने साइन कर दिए थे। उस समय यहाँ के राजा हुआ करते थे शार्दुल सिंह। कौन थे? शार्दुल सिंह। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए मैच द फॉलोइंग वाला है, चलो बताओ फटाफट। चलो बताओ फटाफट। आपको पता है वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र दे रखा है, जिला दे रखा है। सुंदा माता कहाँ है? सुंदा माता मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया था कि सुंदा माता जालोर सिरोही में। गुड्डा बिश्नोई कहाँ है? अब बिश्नोई ज्यादातर कहाँ रहते हैं? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अपना घोड़ा दौड़ाओ दिमाग के। जवाब हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। उसके अलावा गोगेलाव, गोगेलाव कटे है नागौर में, गोगेलाव बहुत बार आ रखा है। भीड़ कहाँ है? भीड़ झुंझुनू में। तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। सुंदा माता जालोर सिरोही, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर, गोगेलाव नागौर, भीड़ झुंझुनू, ऐसे याद रख लो। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित? आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब होता है जो छूमंतर होने वाली नदी कौन है। छूमंतर मतलब कहीं ना कहीं जाके गायब हो जाना, कहीं ना कहीं जाके मतलब जमीन के अंदर छूमंतर हो जाना, किसी न तो बंगाली खाड़ी में जाके मिलना, न कोई अरब सागरी खाड़ी में जाके मिलना, बीच में ही कहीं गायब हो जाना, समझ गए। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां वो होती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नहीं है। 3 तो है, 1 नहीं है। तो आपको बताया कांतली भी है, काकनी भी है, मेंढा भी है, परंतु डाई नहीं है। डाई नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी नहीं है। ये बनास की सहायक नदी है, और बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना जाकर के अपने बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है, समझ गए। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हो।
अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, डंग गंगाधर उच्च भूमियां अवस्थित है। डंग गंगाधर उच्च भूमियां कट है, तो जवाब हो जाएगा हाडोती पठारी प्रदेश में स्थित है। डंग गंगाधर उच्च भूमियां हाडोती के पठार में हैं। अगला प्रश्न, मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ फटाफट। मुकाम जगह है एक, ये दोस्तों विष्णोई संप्रदाय के लिए जानी जाती है मुकाम, ठीक है ना। और विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक थे संत जाम्बोजी, और इनके कितने नियम हैं 29 नियम हैं, 20 + 9 कितने होते हैं 29 नियम होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोकवाद्य यंत्र नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा है जो लोक तत्ववाद्य यंत्र नहीं है, तत्ववाद्य यंत्र नहीं। कौन सा तत्व वाले, जो तार वाला, तत्व मतलब तार वाला, कौन सा नहीं इनमें से तार वाला बताओ। तो आपको बताया रावण हत्ता भी होता है, रवज होता है, भपंग होता है, मादल नहीं होता। मादल एक प्रकार का क्या है दोस्तों, अवनद वाद्य यंत्र है, अवनद प्रकार का वाद्य यंत्र है, ना कि तत्ववाद्य यंत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है। कौन सा कृषक आंदोलन है जो भील जनजाति से संबंधित है। ये एरोप्लेन भी कुछ ज्यादा परेशान करते हैं यार। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है, तो यह है भगत आंदोलन। क्या हो जाएगा, भगत आंदोलन। और इसके चलाया किसने था ये भगत आंदोलन, गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी जी ने यह आंदोलन चलाया था, आपको याद रखना है। इनके द्वारा संप सभा की स्थापना भी की गई थी 1883 में, याद रखना। आप लोगों को भी कुछ ज्यादा आवाज आती है क्या वीडियो के अंदर भी इस एरोप्लेन हो रहेगी, बता दो है ना। तब तो ये एरोप्लेन निकलेगा, तब थोड़ा सा बंद करके फिर ऐसे ऐसे कर करके पढ़ा लूंगा, ज्यादा समस्या होती हो तो बता देना, ठीक है ना। क्योंकि भाई साहब अपने तो क्या एरोप्लेन 24 घंटा निकलने का काम ही करता है, इसका काम ही है यहाँ, ठीक है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न, जहांगीर और सर टॉमस रोकी, आपको बताना है जहांगीर और सर टॉमस रोकी सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी। किस किस की, जहांगीर और सर टॉमस रोकी सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात, मतलब जो सौदा वदा करने वाले मुलाकात, बिजनेस करने वाली मुलाकात कहाँ पे हुई थी अपन को बताना है। चलो बताओ फटाफट। तो ये हुआ था अकबर के किला अजमेर में मुलाकात। कहाँ पे मुलाकात हुई थी, अकबर का किला है ना अजमेर में, यहाँ पर जहांगीर और सर टॉमस रो की मुलाकात हुई थी 1616 में अजमेर में, ठीक है, याद रख लोगे। चलिए, जिसको क्या कहते हैं मैगजीन का दुर्ग। अगला प्रश्न है, लकड़ी के बने देव विमान, मतलब लकड़ी के बने देव विमान जिसकी देव झूलनी, जो देव झूलनी एकादशी नहीं आती क्या, हाँ उस दिन झांकी निकाली जाती है, क्या कहलाते हैं। अरे तो आपने देखा होगा कि जो देव झूलनी 11 से आती है ना, उस दिन गांव में शहरों में झांकी निकालते हैं, भगवान की झांकी निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आप लोगों ने बोले होंगे ना, क्या बोलते हैं, बेबान बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, बेबान। भाई साहब हम बचपन में ना, हमारे गांव में चंबल नदी है, चंबल और मेच नदी का संगम है हमारे गांव में। तो क्या करते थे, मतलब जब झांकी निकालते थे ना, तब गांव में बारिश तो पड़ती रहती थी आपको पता है, और जो उसमें खरबूजा, केले, नारियल वगैरह, ककड़ियाँ, मतलब गुल्ले, जो मतलब गुल्ले जो अपने जो मक्का वाले आते हैं ना, हाँ उनको हमारी तरफ गुल्ले बोलते हैं भाई, है ना। तो मक्का के जो होते हैं उनको सबको मतलब घर घर से उस ब्यान में रख देते हैं लोग, और फिर जब नदी में जाते हैं ना, तो नदी में जोर जोर से दूर दूर तक फेंकते हैं, फिर उनको बड़े लूटते थे हम बचपन में जब छोटे थे। ऐसे बड़ा मतलब बड़ा मजा आता था उस दिन, ठीक है ना। वैसे खुद के भी होते थे ये सारे, खरबूजा कांगड़े अपने खेत में खुद के होते थे, पर उसमें खाने में मजा नहीं आता था, लूट लूट के खाने में बड़ा मजा आता था उस समय। आपने भी किया क्या ऐसा काम कभी, बताओ कमेंट करके। देखो यार बचपन में तो सब किया होगा, गांव वालों ने तो किया ही होगा, चलो शहरों में नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं है ना। जो गांव के उनको ने किया होगा, बताओ कमेंट करके। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है, यानी कि भील जनजाति की जो स्त्रियां होती है, महिलाएं होती है, लंबा लंबा घाघरा पहनती है, उनको किस नाम से जाने जाओ बताओ भाई। तो उनको खच्छाबू नाम से जानते हैं। किस नाम से, खच्छाबू के नाम से जानते हैं, खच्छाबू। भील जनजाति की स्त्री द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा खच्छाबू।
कू क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है एक और कू। कू क्या होता है, भील जनजाति के जो घरों के समूह होते हैं ना उसको कू कहते हैं, और जबकि भील जनजाति के घर को क्या कहते हैं, टापरा कहते हैं। और कटकी भी लिखा हुआ है यहाँ एक कटकी। कटकी क्या होता है, अविवाहित, मतलब अविवाहित का मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है ना, ब्याह नहीं हुई हो, उसे क्या बोलते हैं, बालिकाओं की ओढ़नी को बोलते कटकी। इसे पावली भांत की ओढ़नी भी कहते हैं। और एक लिखा हुआ है ना जामा। जामा क्या होता है, शादी विवाह हो गया, युद्ध जैसे विशेष अवसरों पर घुटनों तक के वस्त्रों का जो पहना जाता है उसे बोलते हैं जामा। क्या बोलते हैं, जामा बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, बढ़िया सा प्यारा सा क्यूट सा प्रश्न है पॉलिटी का। बताओ, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। मतलब देखो तो सही भाई साहब, गजब की बात है। मतलब नियुक्ति राज्यपाल देगा, नौकरी राज्यपाल लगाएगा, उनकी हटा नहीं सकता है ना, उनको बताना है। चलो बताओ फटाफट। तो जवाब होगा, आप देखो, महाधिवक्ता को हटा सकता है, अपने को कोई मतलब नहीं चाहिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त को लगा तो सकता है, हटा नहीं सकता। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हो गए, सचिव हो गए, अध्यक्ष हो गए, कोई भी हो गए ना, इनको लगा तो सकते हैं, हटा नहीं सकते। निलंबित कर सकते, हटा कतई नहीं सकते। चलो याद हो जाएगा आपका, 1, 2 और 3 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ। आपको बताना है किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन हुआ था दोस्तों, अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था बताओ। तो ये इनका नाम है मगन सागर जी महाराज। क्या, मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में अप्रैल 1944 नीम का थाना सीकर में ये सम्मेलन हुआ था, याद रखना है, मीणा जाति को लेकर। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय राज्य पर्यटन दिवस नहीं, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर के महीने। और इसकी शुरुआत कब होती है, 1980 को इसकी शुरुआत होती है। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है। तो सिंपल सा के ये तो अविका कवच बीमा योजना का नाम तो आपने सुना होगा। ये कब से शुरू हुई थी, 2022 में शुरू हुई थी, और ये भेड़ के लिए शुरू हुई थी। कितने भेड़ों के लिए, 50 भेड़ों के लिए। कितने भेड़ों के लिए बीमा करवा सकते हैं अधिकतम सरकार के पास, 50 भेड़ों का। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, कौन सा युग्म है यहाँ पर जो दे रखा है, बांध और जिला दे रखा है, जो सुमेलित नहीं हो ना बताना है। बांध और जिला में जो सुमेलित नहीं हो बताओ, जल्दी बताओ। देखो आपको बताया, पाचना बांध करौली में, मिर्जा बांध भीलवाड़ा में, चाकण बांध बूंदी में। जमाई, कहाँ के जमाई गोरे होते हैं, तो ऐसे याद रखो, पाली के जमाई गोरे होते हैं और पाली के जमाई गोरे होते हैं। तो पाली में ये आपका सटीक जवाब हो जाएगा कि जवाई नदी कहाँ पर है, जवाई बांध कहाँ बना हुआ है, पाली में बना हुआ है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी कौन था। एजीजी मतलब जीजी नहीं, जीजी भाई जी वाला जीजी नहीं, ये एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन था बताओ, 1857 में जब लड़ाई वड़ाई चली थी ना, तब कौन था, तो पैट्रिक लॉरेंस था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय एजीजी था। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कि राजस्थान का एजीजी कौन था 1857 की क्रांति के समय, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। चुपके से याद कर लो, शांति से। और राजस्थान का प्रथम एजीजी, राजस्थान का फर्स्ट एजीजी, राजस्थान का पहला एजीजी कौन था, मिस्टर लॉकेट। कौन था, अरे मिस्टर लॉकेट। अरे ऐसे याद रखो, जब बचपन में आप जब छोटे थे, बच्चे थे, छोटे से एक बच्चे होते हैं, क्या करते हैं मम्मी पापा, क्या करते हैं, जबरदस्ती एक लॉकेट पहना देते हैं। पहनाते थे नहीं पहना देते हैं, किसी माता जी के जाएंगे, किसी बालाजी के जाएंगे, किसी भैरू जी के जाएंगे, वहां एक माला खरीद लेते हैं, लॉकेट खरीद लेते हैं 5 रुपये वाला, 10 रुपये का, और एक लॉकेट लाकर पकड़ के बच्चे के गले में डाल देते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते हैं,
डालते हैं ना, लॉकेट पहना देते हैं ना। तो ऐसे याद रखो, सबसे पहले अपने बचपन में क्या पहना देते हैं गले में, लॉकेट पहना देते हैं। राजस्थान का पहला एजीजी कौन था, मिस्टर लॉकेट था। ऐसे याद रख लो। देखो भाई साहब, हम देखो जैसे मिले वैसे याद कर लो। अपने को याद करने से मतलब है, अपने को ये मतलब नहीं है कि सच में ये ऐसा कुछ मतलब होता है क्या। बस थोड़ा बहुत याद रखो ये बातें जो है। मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, ये बात याद आ गई, सर ने बताया था लॉकेट गले में पहनते और सबसे पहला लॉकेट यही होता है। अगला प्रश्न है, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित किस सभ्यता से उत्खनन से मुख्यतः रही है, बताओ। जवाब हो जाएगा, का हो जाएगा, दयाराम साहनी हो गए, नीलरतन बनर्जी हो गए, कैलाश नाथ दीक्षित हो गए। किस सभ्यता के उत्खनन में इनकी भूमिका रही है, तो बेराट की सभ्यता में इनकी भूमिका रही है। किस किस की रही है, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सत्य है बता रहा है आपको। बताओ भाई फटाफट जल्दी से बता दो। तो आपको बताया इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। पता है आपको राजस्थान का जो आकार है ना वो किसके समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज यानी कि रोम्बस यानी कि पतंगाकार के, इस प्रकार का है ना। इसी को तो बोलते हैं पतंगाकार, रोम्बस, विषम कोणीय चतुर्भुज, इसके आकार का है। बिल्कुल सही जवाब। उत्तर से दक्षिण की जो विस्तार है अपने राजस्थान का वो 869 नहीं है भाई साहब, 826 है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कल भी बताया था। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, इसका मैंने अंतर भी बताया था कल आपको कि कितना है, 43 किलोमीटर। जबकि 869 किसका होता है, पूर्व से पश्चिम का होता है। और स्थलीय सीमा 5920 होती है। ऐसा होता है क्या, कमेंट करो फटाफट। यही होती है ना, बिल्कुल। और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239, 3,42,239 होता है, ना कि ये। तो सारे के सारे गलत है, केवल विषम कोणीय चतुर्भुज वाला सही है। समझ गए, चलो भाई समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना क्लास में। स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास का मतलब यही होता है, स्पेशल तरीके से पढ़ाई जाती है, मजा भी आना चाहिए। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर करो। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है, तेजाजी से संबंधित कौन सा स्थल है जो गलत है। आपको बताया खरनाल तेजाजी का जन्म स्थान है। पर्वतसर में इनका प्रमुख मेला लगता है। सुरसुरा में इनकी समाधि है। पनेर ननियाल है क्या, बताओ पनेर में क्या है। अरे तेजाजी को तो बढ़िया पूछते होंगे ना आप लोग, बताओ मुझे कमेंट करके आप सब बताओगे। देखो ननियाल तो था नहीं पनेर में, पनेर में क्या था, इनका ससुराल था, इनका घर था, क्या था, ये पूजा करते थे वहां, क्या करते थे बताओ मुझे कमेंट करके। किसी को पता हो तो बताना है कि तेजाजी का पनेर में क्या था, पनेर से क्या रिश्ता था इनका। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव, गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई। आपको बताना है कि मारवाड़ में आपको पता है एक उत्सव मनाया जाता है, गुड़ला उत्सव। गुड़ला नृत्य भी होता है, गुड़ला उत्सव नृत्य किया जाता है गुड़ला उत्सव में। इसकी शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी, कौन सा राजा था जिसके शासन काल में थी, तो राव सातल के काल में दोस्तों गुड़ला उत्सव की शुरुआत होती है। किसके काल में, राव सातल के काल में जोधपुर में गुड़ला उत्सव मनाया जाता है, उनके काल से अभी भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे है। गिलुंड सभ्यता कहाँ है, तो गिलुंड सभ्यता कहाँ है, गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे किनारे। और किस और कहां पर पड़ता है गिलुंड सभ्यता, राज का संबंध में, राज संबंध में। और आपको बता दूं यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है गिलुंड सभ्यता, और राज संबंध में स्थित है बनास नदी के किनारे। इतनी सारी बात बता दी मैंने आपको। अगला प्रश्न, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है बताओ। तो जवाब हो जाएगा आपका जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, पोखरण, इन सब जगह। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। जो साहिबा का युद्ध होता है ना, इतिहास में साहिबा का युद्ध हुआ है, तो साहिबा का युद्ध लड़ा गया था 1500, कब लड़ा था बताओ, कमेंट करो जल्दी से जल्दी से। 1542 में, रख लोगे याद, कहां पर, गंगानगर में।
कहाँ लड़ा गया था ये साहिबा का युद्ध? गंगानगर में। कब लड़ा था? 1542 में लड़ा था साहिबा का युद्ध, गंगानगर में लड़ा था। किस किस के मध्य लड़ा था? तो मालदेव वर्सेज किसके मध्य हुआ था? जेतसी के मध्य। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साहिबा का युद्ध कब हुआ? 1542 में हुआ। कहाँ हुआ? गंगानगर में हुआ। किस किस के बीच हुआ? मालदेव और जेतसी के बीच हुआ। और इसमें दोस्तों राव जेतसी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? राव जेतसी की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। साहिबा पाइबा का युद्ध है ये, आपको याद रखना है कि साहिबा पाइबा का युद्ध कब होता है? 1542 में होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध था। कवि और चित्रकार नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध था तो राजा सावंत सिंह। तो कवि और चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध था, आपको पता होगा, राजा सावंत सिंह। कहाँ के थे ये? किशनगंज के, किशनगढ़ के, ठीक है ना। बताओ दोस्तों, मैंने आज आपको 40 प्रश्न करवा दिए और कमेंट करके बताना कि 40 में से आपके कितने प्रश्न सही है। यदि किसी विद्यार्थी के 30 प्रश्न सही हो रहा है तो वो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है ना। यदि 20 प्लस सही है तो गुड, और किसी के 10 सही है तो वो अभी बैड, गलत है ना। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो। यदि किसी के ज़्यादा गलत हो रहे हैं ना, 20 से कम सही है तो थोड़ा आपको और बढ़िया ध्यान देने की जरूरत है। और जिनके 20 सही हो रहे हैं वो थोड़ा उनको और एफर्ट मारना होगा। जो अपनी पूरी पुरानी क्लासें है ना, लगभग 150-200 क्लासें जितनी भी, उन सारी को ले लो। मैं बता रहा हूँ, वादा करता हूँ मैं आप लोगों से, एग्जाम में बैठोगे ना, एक भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। जैसा जैसा मैंने पढ़ाया है, मेरी बात सुन ली, मैंने जो पढ़ाया है, जैसा रटाया है मैंने, जैसा आपको बताया है वैसे काम कर लिया। मैं बता रहा हूँ, मैं दोस्तों बालाजी का सच्चा भक्त हूं। मैं सच्ची बता रहा हूं दोस्तों, जैसा मैंने पढ़ाया है ना जीके में, शायद राजस्थान में कोई भी नहीं पढ़ाएगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन हो, है ना। मैं आप लोगों को अपने खुद परिवार का सदस्य मान करके ये बात बता रहा हूं कि जो मैंने पढ़ाया है ना, ईमानदारी से पढ़ाया है और शानदार पढ़ाया है। जीके की तो मैं आपको गारंटी देता हूं, चिंता छोड़ दो, आप कहीं से पढ़ रहे हो तो वहां से पढ़ना बंद कर दो, इतना मेरे से वादा है आप लोगों का। आगे तो भी देखते जाओ, तूफान लेके आ जाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। बस यार आप लोगों का बस प्यार चाहिए मुझे, तो और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो प्यार का भूखा हूं। आप बस प्यार से मुझे ना लाइक कर दो, 2-4 कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। मेरी इतनी इच्छा है आप लोगों से, इससे ज्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता, ना पैसा मांगता, ना आपसे कुछ और चीज मांगता। बस मेरे आप लोगों से निवेदन है कि इतना काम कर देना कि आप लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो यार, प्यारा सा। क्योंकि देखो हम लोगों को क्या होता है, टीचर को देखो यही तो चाहिए कि हाँ यार तारीफ वारीफ कर देते, तारीफ के तो सब भूखे होते हैं, ऐसे है ना, समझ लिया करो भावना, है ना। और आपको बता दूं, यदि कोई मेरे प्यारे बहन भाई जो है 4th क्लास की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज कैसे लेते हैं मैं उनको बता देता हूँ, जरा सी 2 मिनट की समय लगेगा, देख लो। जिन्होंने ले रखी है और जिनको लेने का मन नहीं है वो क्लास को बंद कर सकता है। पर जिनको लेने का मन है 149 रुपये में टेस्ट सीरीज, जिनमें 200 टेस्ट पेपर है, उनको कैसे लेनी है टेस्ट सीरीज मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है उनको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर तो जानते होंगे, प्ले स्टोर में नहीं जाओ तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है मैंने इसी एप्लीकेशन का। टेस्ट सीरीज लेने के लिए जो एप्लीकेशन है ना, उसका लिंक दे रखा है। तो क्या करना है, आप लोगों को जाना है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाओ। प्ले स्टोर में जाके वहां लिखना स्टडी IQ अकेडमी, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है ना, ये लिख देना वहां जाकर के स्टडी IQ, ठीक है, ये अकेडमी लिख देना। स्टडी IQ अकेडमी लिख दोगे, इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा और ये दिख जाएगा। जैसे दिखेगा इसको इंस्टॉल कर लेना, यानी कि डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करोगे वहां आ जाएगा ओपन करने वाला बटन, आप ओपन में क्लिक कर देना। और देखो ये काम ये भी कर दिया करो, जिन्हें 5 स्टार देते हैं ना, जो रेटिंग वाला दे रखा है, ऐसे ऐसे आता है, तो 5 स्टार रेटिंग दे दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट लिख दो। देखो यहाँ पर बच्चों ने अभी 4 रेटिंग तो दे रखी है ना, आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो, इससे अच्छा होता है, दिखता है कि हाँ सर ने कुछ अच्छा डाल रखा है। आपको क्या करना है,
ये डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन में क्लिक करना है। जिसे ओपन में क्लिक करोगे ना, ओपन में क्लिक करते आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, लॉगिन, रजिस्टर। आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने आएगा फिर यहाँ नाम, तो यहाँ नाम डाल देना आपका, यहाँ अपने फोन नंबर, यहाँ अपने जीमेल आईडी डाल देना, अपने पासवर्ड अपनी मनमर्जी से कुछ भी आप डाल सकते हो, नाम वगैरह भी डाल देना आपका, है ना, वो पासवर्ड बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अपना राज्य का नाम डाल देना। यहाँ ये चेक बॉक्स बनाना है डब्बा सा, इसमें आई एग्री विद यू टर्म एंड कंडीशन, इस पर क्लिक कर देना और नीचे लिखा है रजिस्टर, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे इस प्रकार आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ आ रहा है लिखा हुआ टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जिसे टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो आप ऊपर ऊपर देखोगे, यहाँ देख रहे होंगे राजस्थान 4th क्लास भर्ती टेस्ट सीरीज, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ लिखा हुआ है 1000 की टेस्ट सीरीज थी, मात्र अभी मिल रही है 149 में। बाय नाउ पे क्लिक करना। बाय नाउ पे क्लिक करोगे ना, नीचे आ रहा है पे ऑनलाइन, कूपन कोड पे ध्यान मत देना, पे ऑनलाइन पे ध्यान देना। पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर पे लिखा हुआ है, पे क्लिक कर देना। पे में क्लिक करने के बाद यहाँ देखोगे पे 149 रुपये आ रहा है, आप इस पर क्लिक करना, अपने पासवर्ड डालना यूपीआई के, आपके 149 रुपये कट जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके पास आ जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। आप ऑनलाइन घर बैठे टेस्ट सीरीज लगा सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, और टेस्ट सीरीज एक नंबर है दोस्तों। और 20 तारीख के बाद पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज को आपको मैं दे दूंगा, पूरे के पूरे 200 टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। शांति से आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, शानदार अपनी तैयारी जांच सकते हो, अपने राजस्थान के हजारों बच्चों के बीच में आपके रैंक पता कर सकते हो कि हाँ रैंक क्या आ रही है, अपने क्या सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये खुद आप एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं, और एक टेस्ट को आप कम से कम 1000 2000 बार, 10 बार, 50 बार, जितनी बार लगाना चाहो टेस्ट को आप री अटेम्प्ट लगा सकते हो। टेस्ट को बार में आप प्रैक्टिस कर सकते हो टेस्ट की, कितने भी बार, जितना आपका मन करे उतनी बार। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपको एक और नई क्लास के साथ, कल आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक जय हिंद दोस्तों।